on the order pattern, historical order pattern. वो देखते हैं कि ये माल इधर गुड़गांव में ज्यादा बिकता है, तो दे कम एंड कीप इट इन द फुलफिलमेंट सेंटर इन गुड़गांव। क्या हो गया यार, आज लाइट इतना बुरी हालत है। सर इसमें होल्डिंग कॉस्ट क्या है सर? होल्डिंग मतलब हर जगह मतलब रह रहा है शिप? सर इसमें होल्डिंग कॉस्ट हर जगह रहता है क्या सर? होल्डिंग कॉस्ट कहाँ से आ गया? किस कंडीशन में होल्डिंग कॉस्ट लगाया उन्होंने आपको? Where did you see holding cost, my friend? मैं सर वेयर हाउस में सुना, जो मतलब सप्लाई चेन में मैं सुना था कि वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट रखते हैं उसका होल्डिंग कॉस्ट रहता है, तो क्या? देखो, the holding cost is a very loose term. Holding cost can be applicable to, आप अगर मटेरियल पिक नहीं कर रहे हो, मोस्ट लाइकली आई थिंक दे आर टॉकिंग मोर अबाउट द डैमेज देन एनीथिंग एल्स। जब आप मटेरियल आपका आ गया, आप पिकअप नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि 4 दिन और रख लो वहां पर एंड देन सेंड इट टू मी, देन दे विल अप्लाई होल्डिंग कॉस्ट, सेइंग दैट आपका मटेरियल रखने का जगह लगता है हमें, तो उस जगह के लिए हम आपका पैसा ले लेंगे। So they will have a certain charge for keeping it every day and they will charge you for that. Okay, coming back to अपना Haidar's question regarding short haul, long haul, medium haul. Yes sir, yes sir. Okay, देखो, when it comes to transportation has to happen multiple levels. In the sense that you are having to move material, जैसे इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं ना, इस एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, एक है कि आपका बेंगलुरु से गुड़गांव आना है, तो इट इज व्हाट 2000 ऑट किलोमीटर, 2000 प्लस माइनस किलोमीटर, लंबा रास्ता है, उसको लॉन्ग हॉल बोलते हैं। तो लॉन्ग हॉल का ट्रक्स एंड कंसोलिडेशन, उसका पर्पस थोड़ा अलग हो जाता है। लॉन्ग हॉल का क्या होता है कि बेंगलुरु से जब गुड़गांव मटेरियल आता है, गुड़गांव दे हैव अ मेजर क्रॉस स्टॉक हब, तो क्या करते हैं, पूरा पंजाब का, पूरा हरियाणा का, पूरा क्या दिल्ली का, पूरा उसका नोएडा का, कोई भी यूपी एटलीस्ट वेस्ट यूपी का, इतने सारे मटेरियल को, जो भी मटेरियल जाना है वो उसको सारे बेंगलोर से जो निकलना है उसको सारे को इधर भेज देते हैं। या क्या करते हैं, राजस्थान, नॉर्थ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, इतने सारे चीजों को यहाँ भेज देते हैं गुड़गांव में बेंगलुरु से। तो द वे दे अप्रोच द ट्रक इज दैट ये सारे चीजें इतने आते हैं तो उसको लोड कर दो, जो गुड़गांव जा रही है गाड़ी। और गाड़ी भी क्या है कि लॉन्ग हॉल के हिसाब से, मतलब इट विल बी अ लार्जर व्हीकल, हायर कैपेसिटी व्हीकल, लंबा चौड़ा व्हीकल होता है ये, ओके, एंड दे आर एबल टू शिप अ लॉट ऑफ मटेरियल। एंड उनका भी ये है कि लॉन्ग हॉल, व्हाई आर दे डूइंग लॉन्ग हॉल स्पेशली बाय रोड? उनको अगर जल्दी मटेरियल शिपमेंट करना है एयर पे करते करते, दे विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, so they ship it by road. Then these trucks are also programmed to run those that distance. See, India normally on an average per day truck कितना चलता है पता है? Normal truck No sir, no sir. नॉर्मल ट्रक का स्पीड सर पर किलोमीटर 40, मतलब 24 घंटे में कितने दूर करते हैं ये लोग नॉर्मली? ट्रक वाले अपना एवरेज कितना होता है? एवरेज डिस्टेंस 400 किलोमीटर कर दिया तो बहुत हो गया। 400 किलोमीटर, अगर कोई ट्रक लंबी रास्ता जाता है और 400 किलोमीटर करता है तो बहुत ही हो गया। अगर 400 किलोमीटर कर, ये वाली ट्रक अगर 4 दिन में वहां से यहाँ आ रहा है बेंगलोर से गुड़गांव, ठीक है, और 2000 किलोमीटर ज्यादा है, तो उसका 6 दिन लग जाता था पहले, 6-7 दिन लग जाता था। हम तो 7 दिन मान के चलते थे, चेन्नई टू दिल्ली, बैंगलोर टू दिल्ली वगैरह, हम पहले तो 7 दिन मान के चलते थे। अभी सिचुएशंस हैव चेंज्ड, मल्टीपल थिंग्स हैव हैपेंड। अभी क्या हो रखा है कि एक है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्प्रूव्ड, दूसरी ये हो गया कि जीएसटी के बाद में
ये चेक पोस्ट वगैरह जो एवरी स्टेट बॉर्डर में चेक पोस्ट होते थे, सेल्स टैक्स चेक पोस्ट वगैरह, वो हट गए, वो नहीं है अभी। तो क्या हो गया आपका, वहां पर हर स्टेट बॉर्डर में तो 1 घंटा मतलब 3 घंटा, 1 दिन, आधा का दिन ऐसे रुकते थे ट्रक्स वेटिंग फॉर चेक पोस्ट क्लियरेंस, वो अभी नहीं होता है। रोड इम्प्रूव हो गया है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट क्या हो गया, हमारे ट्रक्स भी क्या है कि अच्छे हो गए, दैट्स आल्सो इम्प्रूव्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी एक और चीज हो गया है कि जैसे रेविगो वगैरह दे कम अप विद द प्लान दैट व्हेन द ट्रक्स आर रनिंग, पहले वो ड्राइवर बैठा वहां पर, वो चलता आएगा यहाँ तक, गुड़गांव तक, राइट। तो बंदा तो खाना है, पीना है, सोना है, ये भी होता है। तो ही विल ड्राइव, ही विल स्लीप, ही विल ड्राइव। नाउ क्या है कि उसका अलग अलग लोकेशन बीच बीच में, जैसे बस का होता है, रोक देते हैं, या तो डबल ड्राइवर रखते हैं, वो एक ड्राइवर सोता है, एक ड्राइवर चलाता है, या आपके पिट स्टॉप होते हैं जहां पर पिट स्टॉप पे गाड़ी रोक देता है, गाड़ी का चेकिंग कर देते हैं उसका, और टेक्निकल टीम में चेक करते हैं, और ड्राइवर हट जाता है, दूसरा ड्राइवर बैठ जाता है और आगे ले जाता है। तो Rivigo etc. were trying to do 700 plus kilometers in a single day versus the Purana 400. So lot of these things have helped. Road condition, no check post, thinking difference in differently thinking. एक ही ड्राइवर चलाएगा नहीं, okay? So ये क्या है? तो all of these things are helping, which is why you are able to bring it in 3 days. ये 4 दिन भी ज्यादा है, actually 3 days में आ जाते हैं। अगर मुंबई दिल्ली ट्रैक करेंगे, पहले 4 दिन होता था, अभी 36 आवर्स के अंदर रोड पे ले जाते हैं, ओके। तो आगे जाके वो 24 घंटे में चला आ जाएंगे। दैट इज द वे थिंग्स आर इम्प्रूविंग। सो व्हाई एम आई गोइंग इनटू दैट ट्रैक, सॉरी। तो ऑल द ये लंबे रास्ते होते हैं, तो दिस इज लॉन्ग हॉल। हॉल इज एन इंग्लिश वर्ड, HAUL, ओके। इट इज लाइक हॉलेज, कैरिंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये हॉल बोलते हैं उसको, HAUL। तो लैंग्वेज में ये आ जाता है कि अगर 700-800 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा है कोई रास्ता, तो वो लॉन्ग हॉल बन जाता है इन द लैंग्वेज, इन द लॉजिस्टिक्स पार्लर्स। सम पीपल 500 किलोमीटर के ऊपर भी लॉन्ग हॉल बोल देते हैं, सम पीपल 700 किलोमीटर के ऊपर बोलते हैं। तो इसका इतना पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, मोटा मोटा है। सॉरी, मेरा लाइटिंग आज थोड़ा खराब है, तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो ठीक है, आज टुडे माय जूम इज एनीवे मिस। सो लॉन्ग हॉल इज वन थिंग, दैट काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। तो उल्टा है शॉर्ट हॉल, जो 200 किलोमीटर के अंदर अंदर घूमते रहते हैं। आपका शहर है, शहर के पास में जो स्मॉल स्मॉल लोकेशंस हैं 50-100 किलोमीटर की दूर पे, वो उधर घूम के आ जाते हैं, दौड़ के आ जाते हैं, तो उसको शॉर्ट हॉल बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में समवेयर बिटवीन 200 किलोमीटर्स टू 500-600 किलोमीटर्स का जो रास्ते होते हैं, उसको मीडियम हॉल बोलते हैं। तो हैदर, आप कहाँ रहते हो? सर मैं मुंबई। अच्छा, आप मुंबई में रहते हो, तो मुंबई टू पुणे आपको मीडियम हॉल में बन जाएगा, ओके। मुंबई टू पुणे कितना है दूर आपका? मीडियम हॉल नहीं, कितने दूर है एक्चुअली, किलोमीटर कितना आता है? 200 किलोमीटर से ऊपर है ना वो, थोड़ा हाँ 200 किलोमीटर से ऊपर है। तो मुंबई नासिक भुसावल वगैरह जो है, वो ऐसे आपके मीडियम में आ जाएगा। लगभग नागपुर आपका 700 किलोमीटर लग जाता है, तो वो ऑलमोस्ट लॉन्ग हॉल में पहुंच जाएगा। लेकिन मुंबई से आप अगर आसपास भेज रही हो, ये क्या तारापुर भेज रहे हो, या उधर क्या बोलते हैं उसको, सिलवासा है वगैरह, अगर वहां भेज रहे हो तो वो तो शॉर्ट हॉल में बन जाएगा, ओके। समझ आए सर? यस सर। आगे बढ़े। देखो ये क्या है कि कहीं yes, sir. कोई 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 आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर ये लॉन्ग हॉल है, शॉर्ट हॉल है, ऐसे लिखा नहीं जाता। ये बातचीत में या कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो, तो ट्रांसपोर्टर के कॉन्ट्रैक्ट, आप हमारे लिए लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट सप्लाई करोगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में भी ले नहीं आता है, मोस्टली बातचीत में होता है। अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा मैं तो लॉन्ग हॉल संभालता हूँ, अपनी कंपनी के लिए मैं लॉन्ग हॉल संभालता हूँ,
मैं मीडियम हॉल संभालता हूँ, मैं शॉर्ट हॉल संभालता हूँ. उसको अपना अपना कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका अपना अपना समझदारी चाहिए. दैट इज व्हेन यू कैन डू वेल इन दैट पर्टिकुलर एरिया. कॉम्प्लेक्सिटीज आर डिफरेंट. सो इट इज मोर अगर लॉजिस्टिक्स लोगों से बात करते करते ये आ जाएगा, तो when suppose you are in an interview, there are possibilities of such questions coming. Okay, ये बेंगलुरु टू गुड़गांव क्या है, वो शॉर्ट हॉल है, लॉन्ग हॉल है, मीडियम हॉल. मे बी वेरी सिंपल. अभी सोचते हो ये क्या है, कुछ भी नहीं है. बट इफ यू डोंट नो व्हाट द शॉर्ट हॉल लॉन्ग हॉल इज, देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. दैट्स ऑल. इंडस्ट्री में ज्यादातर ये बात होती है इन दिस लैंग्वेज. मीन सर, अगर पूछा जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये डिपेंड्स अपॉन द किलोमीटर्स, मींस हाउ मच द ट्रक इज गोइंग टू बी कवर. हाँ, ये थोड़ा अंदाजा है इसमें, वही तो बोल रहा हूँ ना. अगर मुंबई से पुणे बोला तो वो मीडियम हॉल में ले लेते हैं. मुंबई से अगर तारापुर बोलो या सिलवासा बोलो, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, ओके, तो वो ले लो आप, शॉर्ट हॉल में आ जाता है वो. ठीक है, तो शॉर्ट हॉल में जो गाड़ी लगता है वो अलग है, मीडियम में जो गाड़ी लगता है वो 6 टन 10 टन का लगता है. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर वो लॉन्ग हॉल होता है, लॉन्ग हॉल में तो नॉर्मली लॉन्ग हॉल जैसे बेंगलुरु टू दिल्ली लॉन्ग हॉल आपका 6-10 टन की गाड़ियां कम आते हैं. ज्यादातर वो क्या है 32 टन की गाड़ियां हैं, वैसा वो सारी गाड़ियां आते हैं. और 40 फीट लॉन्ग ट्रक्स आर कमिंग इन. सो थिंग्स चेंज, द काइंड ऑफ व्हीकल, द काइंड ऑफ पीपल, ड्राइवर का जो कैपेबिलिटी, उसका जाने आने का, तो उसका भी कैपेबिलिटी होना चाहिए ना. लॉन्ग हॉल में जैसे मैंने बताया था, कोई कंपनी बोलता है कि एक ही ड्राइवर से चलाओ, चलो 7 दिन लगता है, कोई नहीं. कोई कंपनी सोचता है कि मैं पिट स्टॉप लगाऊंगा, मैं हर दिन में 700 किलोमीटर करूंगा, 2-2.5 दिन के अंदर मैं पहुंचा दूंगा. तो उसका जो सेटिंग करना है, कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, वो अलग हो जाता है. तो थिंकिंग अप्रोच चेंजेस, multiple things. Okay, so this title of this slide is different. Okay, we will go a little faster because otherwise we are not going to complete warehousing today, and I don't want to happen. I want to finish warehousing today. This is very different and I am confused as to what this is supposed to be. लुधियाना to ग्रेटर नोएडा कहाँ से आ गया समझ नहीं आ रहा मुझे. लेकिन warehouse के अंदर what are the things that are important? Security and safety. So we have already seen some of these things. Okay, I don't think I want to go through this. I've talked about this in detail. The slide is there. Just let us go through the words out here quickly. Transport, receiving and parking. ये receiving area हो गया. Loading and unloading docks है ये इधर. Unloading facility में forklift truck या कुछ भी हो सकता है. Metal handling equipment, pallet trucks, forklift trucks वगैरह. इस अंदर का शायद आपको conveyor है या कुछ लेके जाते हैं लोग अपना, कैसे भी. एंड देन आप फ्लोर में स्टोर करते हैं, वर्टिकल स्टोरेज करते हैं जैसे रैक्स वगैरह. ओके, या टेम्परेचर कंट्रोल स्टोरेज एक अलग से रूम होगा, इसमें दिखाया नहीं इन्होंने. जब रिसीव करते हो इसको तो इंस्पेक्शन करते हो, एंड कभी कभी आपका वैल्यू एडेड सर्विस. सो वी हैव टॉक्ड दिस. आई एम नॉट गोइंग टू व्हाई एम आई लुकिंग थ्रू दिस स्लाइड. Like this is what happens when somebody tinkers with your slides. Can you move please? Just as a quick understanding of loading and unloading docks. These are all pretty large warehouses. This particular warehouse that you're seeing should be somewhere about 75,000 to roughly about 75,000 plus square feet warehouse. See, if you see there are unloading docks here, you can see this. Let me magnify it slightly for you. So you can see that when you're saying dock, this height of this dock has been kept in a manner such that the truck level is the same, but हर ट्रक का लेवल अलग होता है, इसीलिए there is something called as a dock leveler बोलते हैं इसको. ये थोड़ा एक प्लेटफॉर्म है, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे एंगल में हो जाता है. तो that can, कोई ट्रक का हाइट थोड़ा कम है, ऊपर है, मतलब ट्रक बेड का हाइट ऊपर है, कम है, तो उसका एडजस्ट करके गाड़ियां मतलब निकालने के लिए टू गो इन एंड कम आउट, फोर्कलिफ्ट हो, पैलेट ट्रक हो, वो सब यूज करने के लिए ये डॉक लेवलर यूज हो जाता है. कभी कभी ऐसे भी करते हैं कि ये अंदर वेयरहाउस की फ्लोर, अंदर का फ्लोर सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव टू अनलोड टेम्परेचर कंट्रोल्ड इक्विपमेंट मटेरियल. सो दैट ये क्या है कि यहाँ पर ये जो डोर्स है, डॉक डोर्स होते हैं, यहाँ पर यू कैन सी ऑल दी शटर डोर्स होते हैं. When it is temperature controlled equipment, you don't want to take it in and keep it on the dock, outside dock out here.
क्योंकि वो अगर कोल्ड है, आइसक्रीम को इधर रख देगा और बाद में जाके अंदर रखने के लिए ले जाएंगे, तब तक वो पिघल जाएगा आइसक्रीम. Entire ice cream will be melted. So you will keep it here, you will have it all covered, door का भी covering होगा, the truck वहाँ पर अंदर जाके set हो जाएगा, and then you will be able to unload it directly near the temperature controlled area and put it inside the temperature controlled area quickly, so that the material is preserved at the right temperature. So this is about the loading and unloading docks, but again, as you can see, there is sufficient space. This is well thought out warehousing. This is proper warehousing. Okay, the proper docks, dock levelers, temperature control के लिए proper thing. There is space for the truck. Many a times, many warehouse में क्या करते हैं? ये तो एक छोटा सा रास्ता होता है. ये डॉक होता है और यह सामने रास्ता होता है. एक गाड़ी खड़ी होगी, डन, दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती. उसको भी उस ट्रक को लाके उसको बैक करके सामान रखने में भी that is also difficult. इतना जगह नहीं रहता है. So these kind of things are like even a 40 feet trailer truck can come, turn, go back and park here, dock here, and then unload and keep going. Life is easy for the driver. Things will happen fast. ये सोचने के मतलब है. And there is a roof above the unloading या ये loading dock भी हो सकता है, so that when it is raining or something like that, material is not damaged and you can continue to load and unload even if there is rain or whatever it is. छोटी छोटी चीजें हैं for people to know. So this is another example of unloading dock. मेरी भाई, you can see how all the trucks are lined up. Again, there's a roof. There's a small dock out here. Okay. In this case, if you see, the trucks are going, there is no dock like what you saw here. There is no platform like what you're seeing here. यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इस पे आपको प्लेटफॉर्म नहीं है, सीधा डॉक is straight on the door. The door opens into the warehouse floor, it goes and unloads straight on the warehouse floor. Actually, this is very, very convenient because climatic conditions do not influence your unloading, loading speed or patterns. गाड़ी आई रुकी, everything is convenient. आप जो काम करना है वो करते रहेंगे आप. Okay. So unloading and docks, loading dock भी similar रहते हैं. There is nothing significantly difference between unloading and loading dock. It's a question of the space inside. Loading docks will require a slightly more space than the unloading docks, but not so much of a difference. So let's not get too worried about it. This is important to know. Okay, pallet. This is one word that is used a lot in warehousing industry because do you use palletized storage or not palletized storage? Palletized storage और not palletized storage में फर्क क्या होता है कि अगर palletized storage नहीं होता है तो हर केस को, हर बैग को उठा के अलग अलग हैंडल करना पड़ता है आपको. ट्रक से अनलोड करेंगे, उसको रखेंगे, फिर उसको ले जाना है कहीं और, मतलब स्टॉक करना है तो अलग अलग ले जाना है, फिर उसको अलग अलग पिक करनी है, अलग अलग लोड करनी है. एवरी केस, इमेजिन अ बॉक्स. Many of you will have seen beer का केस होते हैं, तो अलग अलग beer केस ले जाना है तो क्या हालत है. अगर if you're talking about a pallet is standardized. There are two sizes, 1200 mm by 1000 mm, मतलब 1.2 meters by 1 meter, or it is 1.2 meters by 1.2 meters. Okay, and there is one at 600 meters by 1 meter also. There is a third one, smaller pallet. Okay, so these pallets mostly are of wood, but now you have a lot of plastic material also coming, plastic pallets also coming. इसमें क्या है कि आपको दिखता है कि the advantage of the pallet is that truck से you can take material and keep it on the pallet, you can stack it on the pallet, so you can take a lot of material together. एक एक करके नहीं ले जाएंगे, अलग अलग handling होगा नहीं है. It will be kept on the pallet. Pallet will be handled. Warehouse के अंदर all the handling is with the pallet only, with material handling equipment only. If the palletization is there,
no manual handling will happen. So what that does is that it takes care of the material integrity. कोई डैमेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैलेट ट्रक से अनलोड होते हुए पैलेट में गया, ऐसे स्टोर हुआ, पैलेट निकला गया, इट वेंट इनटू द ट्रक फॉर लोडिंग, पैलेट खाली हो गया, वापस आ गया लोडिंग डॉक से. ओके सर, ये पैलेट मतलब एक ऑब्जेक्ट है क्या जिसमें सामान मतलब अपना इन्वेंटरी रहता है, स्टोर करते हो? दिखाता हूँ आपको. So this is what a pallet looks like. Why should I show something else? This is a wooden pallet. ऐसे दिखता है वो. आप अगर देखेंगे तो there are spaces out here. नीचे the space is for जो forklift truck होता है या pallet truck बोलते हैं. ये pallet को उठा के ले जाने के लिए एक ट्रॉली जैसे होता है, उसको pallet truck बोलते हैं warehousing इसमें टर्मिनोलॉजी में. तो pallet truck का क्या है कि 2 हाथ होते हैं, तो हाथ अंदर जाके उठा लेता है. ठीक है, तो that is, so you can see that there's a pallet. So pallets are very, very key things that we are using in the logistics industry. The next thing that I want you to see is racks. So racks, there are different types of racks. Okay, so depending on your requirement, you can have a low capacity rack, जिसमें आपको 2-3 लेवल आएंगे और वेट कम रहेगा उसके अंदर. या आपका ये जैसे है, इस पे अभी वी आर सीइंग इन द वन ऑन द राइट हैंड साइड, वी आर सीइंग 4 levels. There's one at the lower level, first level, second level and third level. So 4 levels हो गए, 1, 2, 3, 4. And if you remember some of the pictures I showed you earlier, you can go all the way up to 6th level. वो ground plus 3 बोलते हैं इसको, ground plus 5 बोलते हैं, ground plus 4 बोलते हैं, ऐसे. That is how it is spoken about. So these racks are independent members, इसको bolting करके रख देते हैं. तो आपका vertical member हो गया, या horizontal member हो गया. और यहाँ पर अगर देखें तो if you see this particular part, see what has happened. All these cases, जो भी इस केस के अंदर है, वॉशिंग पाउडर हो सकता है या डिटर्जेंट, ये कुछ भी हो सकता है, सोप भी हो सकता है या ऑयल भी हो सकता है, जो भी है केस पे आते हैं. The case is come in the truck and when they unloaded it, they kept an empty pallet. वो receiving dock पे empty pallet लाके रखते हैं और उस pallet पे material को stack करते हैं और pallet को उठा के ले आते हैं और इसके अंदर rack में खड़ा कर देते हैं. तो अगर आप देखेंगे ये बीच में कोई मेंबर नहीं है, ये फ्रंट में ट्रैक में क्या है कि एक ऑरेंज वाला फ्रंट में पीछे है, बीच में कुछ नहीं है, कहीं कहीं हो सकता है, बट ये पैलेट ब्रिज बन के ऐसे बैठ जाता है. तो द पैलेट इज यूज्ड टू कीप द मटेरियल, इट इज यूज्ड टू मूव द मटेरियल, इट इज यूज्ड टू स्टोर द मटेरियल आल्सो. आपको ये भी दिख रहा है आपको बिन कार्ड. क्या यहाँ पर तो दे आर फॉलोइंग नॉट द इलेक्ट्रॉनिक बिन कार्ड, डिजिटल वाला नहीं है. एंड यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट इज यूज्ड फॉर every level of the rack. नीचे भी ऐसे होगा, ग्राउंड लेवल में जब रखते हैं तो मतलब यहाँ पर तो फ्लोर पे रखे ही नहीं, वो तो पैलेट पे ही है, पैलेट पे बैठा हुआ है. एंड एवरी लेवल इज, ऑल द मटेरियल इज स्टोर्ड ऑन द पैलेट्स. सो पैलेट स्टोरेज, ये सब अगर ऊपर देखे, ये बोरी में भी कुछ मटेरियल आई हुई है, इट सीम्स टू बी लाइट मटेरियल, वेट ज्यादा नहीं है. बोरी में है, मोटा दिखता है, लेकिन it seems to be very light material. Because why am I saying it is light material? Sir, because it has been kept on the correct. Because it has been kept on the topmost level. अगर ज्यादा वेट होता है इतना टॉप में तो नहीं रखते हैं. दूसरी है कि एक पैलेट के ऊपर कितने बोरियां हैं, इतने तो नहीं रखेंगे अगर वेट ज्यादा है. तो सम लाइट मटेरियल, वो फोम हो सकता है, फोम शीट्स होते हैं, उसको बंडल करके बोरी में डाल के भी बेचते हैं, तो ये फोम भी हो सकता है, तो उसको उठा के ऊपर रखा हुआ है. बट पॉइंट दैट आई वांट यू टू सी इज लुक एट, यू कैन सी दिस हाउ द rack is and how underneath how the pallet is sitting on top of the rack. The forklift truck can put its arms through it and take it out. Okay, the entire lot of material will come down. You don't have to handle every single bori or every single case. ये केस अलग अलग हैंडल नहीं करेंगे पूरा. अगर रिटेल ऑर्डर आता है एक केस के लिए, तब तो आपको एक केस उठाना पड़ेगा, नहीं तो आप, और उसको भी क्या करेंगे, पिक करते वक्त आप एक खाली पैलेट ले जाएंगे,
एक केस इसका, एक केस उसका, एक बोरी उसका, वो सब उस पैलेट पे रख के उसको ले जाएंगे और शिपिंग में देंगे. तो you will move it on the pallet. Okay, so this is palletized. Now if you look at it, this location, okay, जैसे वो ground plus 2 में है, similarly there is ground plus 1 में भी, ground में भी. This location has, see, these are smaller pallets, okay, but this is the standard pallet that is in this location, so we will talk with that reference. This has 2 pallet positions. So when you are going to a warehouse, okay, when you want to hire warehousing space, या अगर आप फ्लोर में बिछाने वाले हैं मटेरियल को, तो आप कैसे मांगेंगे? मुझे 500 स्क्वायर फीट चाहिए, 5000 स्क्वायर फीट चाहिए, 50,000 स्क्वायर फीट चाहिए. मटेरियल रखने को, आने जाने को गैंगवे का रास्ता चाहिए, ऑफिस के लिए छोटा जगह चाहिए, टॉयलेट के लिए जगह चाहिए. हाँ, तो आप वो सब हिसाब करके यू विल से मुझे तो रैक में नहीं रख सकता मेरे मटेरियल, मेरे तो फ्लोर पे रखूंगा, तो मेरा 50,000 स्क्वायर फीट चाहिए. अगर मेरा मटेरियल रैक में रख सकते हैं, पैलेटाइज कर सकता हूँ, पैलेट के ऊपर रख सकता हूँ, तो मैं जब वेयरहाउस में जाके मांगूंगा तो वेपर प्लेस में डिमांड, आई विल से आई वांट 500 पैलेट पोजीशंस, राइट, 500 पैलेट पोजीशंस. एक पैलेट का साइज क्या बताया स्टैंडर्ड पैलेट का? 1.2 मीटर्स बाय 1 मीटर, राइट. कितना हो गया वो? 3 फीट बाय, लगभग 3 फीट से थोड़ा 3.3 फीट है, 3.3 फीट बाय वो 4 फीट हो गया. ओके, सो इट इज अबाउट 4 into 3 12, so it is about 12.1 12.2 square feet. Okay, so you can calculate that way also, but then मुझे pallet position, so each pallet position will cost, each pallet position they will charge you saying some number, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया महीने का, 100 रुपया महीने का, depends on the warehouse, depends on what facilities they offer you, depends on whatever you are asking for. So important concepts आपको याद रखना है यहाँ पर. पैलेट क्या होता है? पैलेट एक पलंग होता है, सिंपल लैंग्वेज. इट इज जस्ट अ स्मॉल पलंग, ओके, बट इट इज मेड इन सच अ मैनर दैट इट इज पोजीशंस फॉर आर्म्स ऑफ द फोर्कलिफ्ट ट्रक और पैलेट ट्रक. पैलेट ट्रक वी विल show that in the next slide, so that it can be lifted and moved, and it also can be positioned in the racks. And when it comes to positions in the rack, what are we buying and what are we selling? If you are selling in the warehouse, if you are a warehouse manager, you are selling pallet positions. Okay. अब तक मेरे साथ हो, समझ रहे हैं? Yes sir, yes sir. सिंपल चीज है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. जस्ट अप्लाई योर माइंड, not at all any difficult thing. Mr. Zoom and my computer are not friends. तो ये आप क्या देखे? हम वेयरहाउस देख रहे थे, अभी वेयरहाउस से निकल के हम what are we seeing? We are seeing pallet. We are also seeing racks which are used to store material inside the warehouse. Material handling equipment normally MHE बोलते हैं. Again industry में material handling equipment MHE. तो warehouse में कितने pallet position चाहिए आपको? अच्छा, आपको 100 pallet position चाहिए. MHE क्या यूज करेंगे? आपके पास क्या MHE है? MHE, हाँ मेरे पास फोर्कलिफ्ट ट्रक है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह. हैंड ट्रॉली है, पैलेट ट्रक है, बैरल हैंडलिंग ट्रॉली है, स्टैकर्स, फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, क्लैंप ट्रक्स, रिजर्व लिफ्ट, डॉक लेवलर्स, कन्वेयर्स वगैरह वगैरह. क्या क्या है ये सारी चीजें? Okay. So I talked to you about dock levelers पहले एक स्लाइड पे. तो अभी आप देख रहे हैं कि ये कोई डॉक है, रिसीविंग डॉक है, लोडिंग डॉक है, जो भी है, डजंट मैटर.
You can see these fellows moving up and that can move up and down. ये ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं ट्रक के जो बेड होता है उसका लेवल कर उसके लेवल पे लाने के लिए, बिकॉज एवरी ट्रक डज नॉट हैव अ स्टैंडर्ड हाइट, सो ये करना पड़ता है. ये दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस. एंड इफ यू लुक एट these fellows here, you can see there's so many different types of material handling things that are there. Okay, and this is the most common thing that we were talking about, the pallet truck. जो पैलेट के नीचे जो खाली जगह थे, ये दोनों हाथ उसके अंदर चले जाते हैं और ये पैलेट ट्रक थोड़ा ऊपर हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, उठा लेता है फ्लोर से, उसको पैलेट को ऊपर कर देता है और फिर ये व्हील है उसको आप खींच के ले जा सकते हैं, कहीं भी जाना है ले जाके वहां पर उसको डाउन करके रख सकते हो. दिस इज अ सीजर लिफ्ट. These are different types of stackers. Okay, so just to lift material and keep them high. जैसे आप रैक में मटेरियल रखना चाहते हो पैलेट को, तो आप उसको नीचे से उठाएंगे, ऊपर जाके उसको अंदर रख देंगे. Okay? ये मेटल बिन होते हैं, बड़े बड़े मेटल बिन होते हैं. इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये गैस रखने के लिए, गैस सिलेंडर रखने के लिए. ये देखा तो ये स्टैकर सेम टाइप स्टैकर है जो पैलेट उठाने के लिए है, बट देन इन दोनों में क्या है कि स्पेशल अटैचमेंट दिया गया है कि जहां पर वो बैरल जो सिलेंडर है उसको उठा सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉलीज आर आल्सो यूज्ड. ओके, ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. तो forklift. So you can see in this case, again ये pallet है, but this pallet it's a plastic pallet, not a wooden pallet. लेकिन अगर इस वेयरहाउस में देखेंगे तो वुडन पैलेट भी इधर यूज कर रहे हैं. तो फोर्कलिफ्ट का क्या है कि आर्म है, आर्म, तो उसको पैलेट के नीचे जो जगह है उसके अंदर उसको लगा देते हैं और पूरा पैलेट उठा लेते हैं और जहां भी उसको रखना है वो पैलेट ट्रक फोर्कलिफ्ट ट्रक घूमता है, उसको रैक्स में रख देते हैं. तो इफ यू हैव टू गो 5-6 लेवल्स अबव, तो उतना हाइट का आपका फोर्कलिफ्ट ट्रक चाहिए. Forklift truck can also have attachments to carry big rolls. This is a roll of paper. तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में वगैरह वगैरह वो या पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसको उठाने के लिए दे नीड अ सेपरेट. ये ऐसे स्ट्रेट इसमें तो रख के लेके जाएंगे तो डैमेज हो जाता है और उठाना भी मुश्किल है. तो दे यू हैव स्पेसिफिक अटैचमेंट्स. एंड दिस इज इवन मोर इंटरेस्टिंग. दिस पैलेट ट्रक हैज द एबिलिटी to go straight but to load sideways and move forward and backward. तो आप अगर देखेंगे these two pictures, these are all if you look here and if you look at this picture and look at this picture, what is the big difference that you're seeing? Sir, in the third picture, the whole body is been lifted, and in the first picture, only the pallet, that the first portion is lifted. Right. तो ये रैकिंग में कुछ फर्क दिख रहा है आपको? Sir, for small parcels. Yes, sir, both side rack है. हाँ जी. Sir, both side racks हैं. Both side racks. If you look at the gangway between the racks, यहाँ पर कुछ 8 फीट का 6 फीट का 8 फीट का जगह दिया हुआ है. यहाँ पर जितना वो फोर्कलिफ्ट जाने के लिए जगह चाहिए, पैलेट रखने के लिए जगह चाहिए, उतना ही दिया है. तो ओवरऑल वेयरहाउस स्पेस, अगर आपके पास 50,000 ठीक है जो भी है 50,000 स्क्वायर फीट का स्पेस है, रैक बनता है, फिर भी क्या है कि फोर्कलिफ्ट का क्या है कि इस टाइप की फोर्कलिफ्ट की जो हो जाता है उसको घुमाना पड़ता है. तो उसको घुमाने के लिए जितना जगह चाहिए उतना जगह तो छोड़ना पड़ता है बिटवीन द रैक्स, तभी तो फोर्कलिफ्ट घूम सकता है और टोटली वहां पर रखने का मतलब रखने को पॉसिबिलिटी है, राइट. Whereas यहाँ पर because this movement, this entire pallet movement and the mechanism is
पॉसिबल साइडवेज, जो स्पेस आप छोड़ते हो बस हर रैक के बीच में जो 6-8 फीट का जगह छोड़ना पड़ता है, यहाँ पर 4 फीट को कर दो तो इतना जगह बच जाता है, तो इतने ज्यादा स्टोरेज स्पेस आप बना सकते हो. तो efficiency of using the floor space is better in this case than in this case. Of course, ये अगर इस टाइप का forklift खरीदना है वो महंगा पड़ता है, ये कम पड़ता है. तो all those business cases are there, but बस आपको because we are having these two pictures, I'm just telling you about this. तो हमें ये सोचना है कि यार मेरे गैप कितना कम रखूं ताकि I can put more racks, ताकि I can store more pallet positions. मेरे पास ज्यादा pallet position आएगा. मेरे पास ज्यादा pallet position आता है तो क्या होता है, मैं ज्यादा बिजनेस कर सकता हूँ, मतलब ज्यादा ले सकता हूँ मटेरियल. More business I can do, or I can offer more competitive rates. मैं 50,000 स्क्वायर फीट में मैं 5,000 पैलेट पोजीशन रख दिया तो पर पैलेट पोजीशन कितना हो गया, 10 रुपया हो गया, ले लो. अगर सेम 50,000 स्क्वायर फीट में मैं 7,500 पैलेट पोजीशन रख दिया है तो मेरा पैसा मतलब पैलेट पोजीशन का, या तो मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा मेरे कॉम्पिटिटर से, या मैं कम पैसे में मैं दे सकता हूँ पैलेट पोजीशन रेंटल. So utilization of the total warehouse space is very, very, very critical, very important. That is a huge business requirement when it comes to warehousing. Warehouses में depending on the kind of warehouse, material move करने के लिए conveyors भी use करते हैं. Okay, and as you can see, loading करने के लिए कहीं से कहीं material लाना है, केस उतार के कन्वेयर में डाल देते हैं. और एक कन्वेयर ऐसे फ्लेक्सिबल कन्वेयर्स भी होते हैं जिसको यूज करके आप कहीं भी उसको ले जा सकते हैं. मोबाइल है और उसको रख के आप लोडिंग के लिए भी गाड़ी के अंदर भी चला जाता है. यहाँ पर डॉक लेवलर होता है which will make it the same level and material will go inside. ये खत्म हो गया. इसमें क्या है, मेरा कौन सा स्क्रीन देख रहा है अभी? स्टोरेज सिस्टम. सर स्टोरेज सिस्टम. मतलब ये 01, 02, 03 वाली ना? Yes. ओके. तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में कोई डाउट है? स्टोरेज पैलेट के बारे में कोई डाउट है? रैकिंग के बारे में डाउट है? नो सर अभी तो क्लियर है सर. One small thing, let me show you. सर फ्लोर पे अगर स्टोर करते हो तो उस पे ही पैलेट रहता है या फ्लोर पे? हाँ देखो, पैलेट होता हुआ है, क्या होता है कि पैलेट का इधर देखो, ये इफ यू लुक एट दिस, sorry. फ्लोर पे रखते हो, इट इज लाइक दिस, आप अपना काम कितना आसान करना चाहते हो. इट इज सिंपल क्वेश्चन आपको पूछना है अपने को. मेरे पास 10 आदमी है खाली बैठे हैं, उनको काम देना है, तो सारे बोरिया फ्लोर पे रख दो, बोल दो कि उठा के ले आओ. 10 आदमी है, 10 बोरी है, चल 10 बोरी, हर आदमी 1 बोरी लेके आओ. या 10 बोरी आप एक पैलेट पे रखे हुए, एक पैलेट ट्रक लेके गया, उसको जो आते हैं तो उस हाथ को ऐसे अंदर, इसके अंदर ये जो गैप्स है इसके अंदर दिख रहा है ना, ये इसके अंदर उसको चलाया और पंपिंग करना पड़ता है. पैलेट ट्रक को पंप करते करते वो थोड़ा वो उठ जाता है. सो पैलेट को फ्लोर से उठा देता है. तो व्हील्स तो है उसके, तो
उसको खींच के आया, एक आदमी गया 10 बोरी लेके आ गया, काम जल्दी हो जाता है, स्टोरेज पक्का हो जाता है, हैंडलिंग कम हो जाता है, ओके, एंड इट हैपेंस वेरी मच फास्टर देन हैंडलिंग इंडिपेंडेंट बोरी, केस जो भी है, कार्टन जो भी है, राइट? सो on floor storage also it is advisable to keep it on pallets. Many companies also do one thing, they put it on the pallet, they strap it to the pallet material को स्ट्रैप कर देते हैं सारे इधर से उधर से, तो वो पैलेट को ही गाड़ी में लोड कर देते हैं. So the advantage of that is that unloading the truck and loading the truck becomes so much easier. फोर्कलिफ्ट ट्रक या पैलेट ट्रक जो भी है, वो गाड़ी के अंदर घुसता है, फटाफट उसको उठा के ले आ जाता है, गाड़ी आती है, रुकती है, 2 मिनट में निकल जाती है गाड़ी, क्योंकि खाली हो गया. लोड करना है, सब कुछ सेट करके रखा है, गाड़ी आई है, ठाक 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 5 मिनट गाड़ी लोड हो गया, डॉक से हिल गया गाड़ी, राइट? सो that way it is the huge advantage, but unfortunately what happens is they are not yet come to a stage where if we go abroad, especially in the developed countries, material transport is on pallets. But in our country, because we have a lot of labor, हम पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं, और पैलेट को दे दिया तो वो रिटर्न कैसे आएगा, तो ये सारी चीजों में क्या होता है कि we tend to not load it to the pallet. But there are companies called CHEP, C-H-E-P, okay, C-H-E-P. There is one more company, उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ अभी, but then CHEP is one of the foremost guys जो प्लास्टिक पैलेट्स करते हैं. वो ये करते हैं कि आप पैलेट उठा के कहीं ना कहीं से कहीं भेज दो, आप रेंटल पे पैलेट लोगे, उसको कहीं वहां जाके वहां छोड़ दो, हम वहां से उठा के ले आएंगे वापस. बट देन उसके लिए तो आप पे करना ही पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं तो पैसा खर्चा तो होता है. But the advantage is the speed at which it can move, loading, unloading, everything. Now, if people like Amazon, for them there's material moving left, right, and center and continuously. या साउथ से नॉर्थ आता है, नॉर्थ से साउथ आता जाता है, तो उनको तो पैलेट में भेजना तो इट इज एन आसान काम. देखो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, हम जो ऑर्डर करते हैं स्मॉल पैकेट्स होते हैं, स्मॉल पैकेट स्कैन करते हैं. When they are transporting, especially long haul, they put it into a big box, box को सील करते हैं, और सारे जितने भी स्कैन करते हैं बारकोड, they have, now the system will know इस बॉक्स के अंदर ये सारे गए हुए, तो उसका एक लंबा चौड़ा एक बड़ा बारकोड आ जाएगा, मास्टर बारकोड. उस मास्टर बारकोड को वहां पर उसके ऊपर चिपका देंगे, तो उस बारकोड को स्कैन किया तो इसका हो गया कि ये मटेरियल उसके अंदर है, समझ गए, ये द सिस्टम नोज व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड दैट पर्टिकुलर बॉक्स. तो ऐसे कुछ 20 डब्बे हो गया, उसको पैक किया, उसके एक पैलेट में डाला, पैलेट के साथ बांध दिया, स्ट्रैप करके या क्लिंग रैप डाल के कैसे भी उसको बांध दिया. देन दे टेक आउट वन मोर बिग बारकोड. तो दैट सुपर मास्टर जो है वो क्या है कि उसका वो पैलेट के अंदर जो भी बॉक्सें हैं वो उसका कहानी है, और उस बॉक्स के अंदर क्या क्या है उसका कहानी भी है. तो वो पैलेट के ऊपर चिपका दिया. तो अभी क्या हो गया, गाड़ी जब यहाँ से निकलती है तो बस एक बारकोड स्कैन करता है, उसके अंदर देयर कैन बी 5000 स्मॉल पैकेट्स पैक्ड इनसाइड स्मॉलर इनसाइड केसेस ऑन वन पैलेट. तो एक बारकोड को स्कैन किया तो उनका वो 5000, मैं 5000 बोल रहा हूँ, जितने भी हो सकता है, 5000 स्मॉलर पैकेट्स का वो ट्रैकिंग आ जाएगा के सेइंग दैट एक गाड़ी में बैठ गया है. और जब उतारता है उस साइड पे, वहां पर 5000 तो नहीं स्कैन करेगा, एक स्कैन करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो 5000 शिपमेंट जो हुए, उन 5000 शिपमेंट का अपडेशन हो जाएगा ट्रैकिंग में, सेइंग दैट वो गुड़गांव में पहुंच गई है. तो अगले पैलेट लिया, उसका स्कैन किया, उसमें 6000 शिपमेंट है, तो वो 6000 शिपमेंट का ट्रैकिंग हो गया. दैट्स हाउ इट इज डन. हर पैकेट को स्कैन नहीं करेंगे. और जैसे अमेज़न वाले का जैसे कंपनी जहां पर इतना होता है, तो द पैलेट कैन आल्सो हैव एन RFID, तो वो स्कैन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो रोटेट होता रहा है. तो यू कैन पुट द पैलेट RFID ऑन द पैलेट आएगा, स्कैन, वो RFID ऑटोमेटिकली वो उसका ले लेगा सिस्टम, RFID रीडर,
तो इमीडिएटली वो अपडेट हो जाएगा सिस्टम में कि ये 5,000 आइटम आ गए, 6,000 आइटम आ गए. So that's how the logic of the system gets thought through and done. हाँ, उस लॉजिक को टेक्निकली सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट करके उसको काम करवाना और हर बार कंसिस्टेंटली करेक्टली काम करवाना, that's an art. There's science and art in it. That's why a lot of companies some companies can do it, many companies cannot do it. लॉजिक तो सिंपल है, बट मेकिंग इट हैपन इज द मोर डिफिकल्ट थिंग. सॉरी, हम एक पैलेट दिखाने के लिए आए, मैं कहीं और पहुंच गया. बट अगर वो पैलेट नहीं होता है, देन वो उसको उनको क्या होता है कि वो 20 केसेस को कार्टन को स्कैन करना पड़ेगा. सो एंड उठा के डालना निकालना बिकम्स इजी, डिफिकल्ट. सो यू द मोमेंट यू पैलेटाइज इट, यू मेक योर ऑपरेशंस इजियर. बट क्या होता है, पैलेट हो गया तो पैलेट का कॉस्ट कौन देगा, इसको कैसे संभालेंगे. फॉर एन अमेज़न इट इज इजी बिकॉज बेंगलुरु से दिल्ली आई, गुड़गांव में हो गया, वो डी पैलेटाइज कर देंगे यहाँ पर, तो वो पैलेट खाली हो गया और माल डाला, वहां से वापस बेंगलुरु चली गई या कोलकाता चली गई, डजेंट मैटर. उनके सिस्टम के अंदर वो पैलेट घूमता रहेगा जब तक उसका लाइफ है. ओके So, हाँ जी. if you are shipping an international shipment, the pallet cost will be borne by the customer. So, It pallet was happened in my previous company. So we used to have it in the pallet, and there are pallets regarding to their specification. Like they will give the dimensions of the pallet, and they will mention it's a steel or wooden pallet, and also how to pack the item. So we have to pack the item according to the drawing they have given. करेक्ट. तो इंटरनेशनल शिपमेंट में तो कोई there's no choice, you have to pack it on a pallet, and especially if you are packing it on a wooden pallet, for instance, the wooden pallet has to be correctly fumigated and certified by a body saying that उस wooden pallet के अंदर there are no infections and nothing. It has been taken, all the germs and the bacteria and everything has been taken out of that. वो fumigation करना पड़ता है, उसको certification वो तो हर pallet के ऊपर वो छापा लगता है उसके बिना तो you can't send it out. So you're right, when it comes to shipments, very clearly these are defined and standardized so that it is taken, because वहां पर क्या है कि it is unfortunately or fortunately very very standardized. ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना है, there is no other choice. यहाँ पर क्या, एक शिपमेंट ऐसे भेज दिया, दूसरे शिपमेंट दूसरे तरीके से भेज दिया, doesn't matter, but वहां पर it's very very particular. Okay, चलो पैलेट के बारे में बहुत बात हो गया, बट आई होप इट इज हेल्पिंग यू. सो ये क्या करना था इस सेशन में, स्टोरेज ऑप्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन जनरेटेड, वेयरहाउस डिजाइन. ओह माय गुडनेस, इतना करना है क्या, अभी कितना टाइम बाकी है, 45 मिनट. ओके, स्टोरेज फंडामेंटली मैं जैसे पहले बोल रहा था, ऑब्जेक्टिव इज दैट अगर हमारे पास इतना स्पेस है वेयरहाउस के अंदर, हाउ डू वी मैक्सिमाइज द स्पेस यूटिलाइजेशन सो दैट वी आर एबल टू डू मोर बिजनेस और be more competitive than our friends nearby. So Narayan, where were you working? Naveen Narayan, where were you working? In Chennai RBI Export, sir. They used to make the crates and solid covers, iron covers. And after that, I was working in SSF Plastics and Hoses. Even there, they are used to make Harpic and Lysol bottles. Even then, we used to arrange the boxes in the pallet. मंजूश्री में था कि कहाँ था? SSN Plastics. Yes, yes, yes. Okay. We used to make a Lysol, Harpic, those bottles for Achievable and RB. Okay. And it used to go to? We will make the bottles and pack them according to the customer requirement. Like in comfort bottle, it will be 108 per boxes. Then we will arrange it in pallet and it will be transported to Pondi. Pondi as well. So you used to transport it along with the pallets or without the pallets?
along with the pallet. Along with the pallets. Good. So if you have some pictures of it, why don't you share it one of these days with your friends here? I don't have any pictures. You can ask some of your friends to send some pictures, no? Okay, sir. Hmm? Okay, last sir. Good. So storage option क्या होता है कि ऑफिस शेल्फिंग होते हैं, मोबाइल रैक्स होते हैं, there are some racks that are called as mobile racks. तो ये रैक क्या क्या होता है कि खुलता है बंद हो जाता है, तो you are able to optimize on the space. Pallet tracking के बारे में तो बात किए, and this is like small in offices and other places where you want to keep some storage space, तो छोटे racks बना के रख देते हैं. So this, let's not get too worried about it. These are things you will see in. So there are many things that are done depending on the material. Warehouse में या तो आप लंबा चौड़ा the big racks that I showed you in earlier pictures, ऐसे rack बना देते हैं और रख देते हैं. If there are smaller material and you have to classify the material, especially when it comes to spare parts and all those things, there are smaller types of materials that have to be stored and stored differently. Then some part of the warehouse, maybe part of the is made into, this is called as a mezzanine floor. ये नीचे ग्राउंड है तो बीच में एक फ्लोर बना देते हैं मेज़नीन, एंड उसके ऊपर भी छोटे रैक्स बना के उस पे मटेरियल रखते हैं. ये पार्टीशन बना के रखते हैं बिकॉज ये हाई वैल्यू आइटम होता है. कभी कभी आई डोंट नो सम मिस्टर पांड्या, हार्दिक पांड्या wears watches which are 3 crores 5 crores. He says it's only 1 crore, not more than. कम है, बहुत कम है पैसा. 1.5 करोड़ का एक वॉच है. तो कोई कस्टम्स वाला बोलता है 5 करोड़ का वॉच है. चलो जितना भी है, अगर 1.5 भी होता तो भी महंगा है, 1 लाख भी होता तो भी महंगा है, हमारे लिए तो बहुत है. तो पॉइंट इज, if you are having to store some very high value items, okay, whether it is jewelry, whether it is high value such watches, जो भी है high value item, in a warehouse if you keep it like in a rack and all that and all, like भगवान जाने क्या होता है उसका. So you want to be extra careful about it. You will make partitions, maybe even on top roof also, and keep it under special lock and key with access control. मतलब चाबी भी नहीं होगा. You have to use your thumbprint or you have some scan card or something to go inside. So, or some hazardous material is there. You don't want everybody to handle it. Again, it is entry restricted. So you'll make some partitions inside the warehouse. So the warehouse, essentially, even though it is like a big maidan, which like 50,000, 1 lakh square feet, 5 lakh square feet, whatever it is, उसके अंदर भी कहीं कहीं बड़े बड़े लंबे लंबे रैक्स होंगे जहां पर पैलेट्स रखा हुआ जाता है. कहीं ऐसा मेज़नीन हो सकता है फॉर कीपिंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मटेरियल. एक साइड पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ कूलिंग रूम्स और टेम्परेचर कंट्रोल चेम्बर्स, जहां पर आप अपने डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल रिक्वायरमेंट यू विल कीप इट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर्स एंड स्टोर द मटेरियल देयर. There will be some areas where you have these kind of partitions and things like that, which are made to keep स्पेसिफिक मटेरियल. अगेन जो हाई वैल्यू हो सकता है या हजार्डस हो सकते हैं जो एवरीबडी कैन नॉट हैंडल. एंड देन देयर आर सच थिंग्स आल्सो जो बिग मेटल, जहां पर आपको आयरन रॉड रखना है या ऐसा कुछ चीजें पाइप्स वगैरह रखना है, दैट कैन नॉट बी केप्ट ऑन द रैक, लाइक पैलेट के अंदर डाल दिया, रैक में चढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो. तो दीज आर थिंग्स दैट यू विल नीड टू कीप. सो वेयरहाउस के अंदर भी क्या है कि डिफरेंट storage require material which need different storage requirement will have different sections जहां पर वो आप रखते हो. Okay. Please. तो हम ये forklift और ये इसके बारे में तो हम देख लिया. How do you store it inside the warehouse? How do you lift and keep it? वही है ना ये. Okay. And I talked about this already. इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख रहे हो कि फोर्कलिफ्ट घुमाने के लिए आप उनको क्या है कि 8-10 फीट का जगह देना पड़ रहा है. उसके अंदर ही अगर आप देखेंगे इसका तो 4-5 फीट का जगह दिया इन्होंने यहाँ पर इस साइड पे. सो डेफिनेटली अगर टोटल स्पेस में देखेंगे तो इन इस पर्टिकुलर वेयरहाउस में दे विल बी एबल टू पुट इन मोर रैक्स देन दिस वेयरहाउस, एंड दैट इज व्हाई देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल बी हायर. So you have to think of these things when you are looking at how do you design the warehouse layout. ये भी है. तो हम पैलेट के बारे में हम बात किए थे.
नाउ दीज आर, इस पे अगर देखेंगे तो ये फाइनल रिटेल लोकेशन, रिटेल नहीं है, क्या है कि जैसे फुलफिलमेंट सेंटर है जहां से रिटेल में चला जाता है मटेरियल। ओके, दिस इज हाउ द मटेरियल यहाँ पर पैलेट में नहीं रखी हुई है, क्योंकि क्या है कि बल्क परचेस नहीं हो रहा है, रिटेल परचेस हो रहा है। पैलेट परचेस, पूरा पैलेट को लेके नहीं जाएगा, दे विल बी टेकिंग ओनली कार्टन। मैकडी में कितने लोग गए हुए हैं? हैदर हाथ उठाया। अच्छा, आप लोग में कोई नहीं जाते मैकडी में? क्या बात है, इस उम्र में मैं भी बहुत बार जा चुका हूं यार। आप लोग तो यू शुड बी लिविंग देयर। मैकडी के अंदर, मैकडी के अंदर अगर आप बिलिंग काउंटर के पीछे देखेंगे, वहां पर आपको एक स्लाइड जैसे दिखेगा जहां पर ये बर्गर आते हैं, गिरते रहते हैं, Yes. करेक्ट? तो व्हाई डू दे हैव दैट? जो लोग देखे हैं और जो भी हाथ नहीं उठाए, मुझे मालूम है आप लोग देखे हुए हैं, मैकडी में गए हुए हैं, अभी हाथ उठाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि मैं कुछ ना कुछ पूछूंगा उसका। व्हाई डू दे हैव दैट थिंग? KFC KFC का तो नहीं पता सॉरी, क्या बोल रहे हैं शेख? सर। वी हैव विजिट टू KFC। हाँ, ओके, मैकडी तो कभी नहीं गए सर। क्या बात है यार। चलो ठीक है, केएफसी में क्या है, वो स्लोप, वो तो वहां पर तो दिखता नहीं मुझे। यस सर, वो तो पूरा अंदर पैक रहता है KFC का। तो ये स्लोप जो दिया है उनके, क्या है कि जो बर्गर है तो उस पे अंदर अलग अलग लाइन है उस स्लोप में, दिस टाइप ऑफ बर्गर, दैट टाइप ऑफ बर्गर वगैरह वगैरह। तो वो जो रेगुलर रनिंग बर्गर है, जो क्या बोलते हो कि ये चलो वेज बर्गर बोलो, चिकन जो भी है उसका, तो वो तो बनाते रहते हैं। उस पे 4-5 बन गया तो एक लेवल पे आ गया तो उसको अंदर बनाना रोक देते हैं, और जो बंदा है वो देखता रहता है वो कितने बजे टाइम, वो भी क्या है कि ये मेंटेन करते हैं कि वो फर्स्ट जो पहला बना वो उसके पास वो बिलिंग काउंटर वाले के पास, हाथ के पास रहेगा, वो पहले वाला उठा के देगा। फर्स्ट मटेरियल आया, फर्स्ट मटेरियल को निकाल दिया, सेकंड आया, सेकंड को निकाल दिया, ठीक है। जब जो पहला है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं उसको, FIFO, फीफो। तो ये फीफो मेंटेन करने के लिए उसको स्लोप पे रखते हैं, क्योंकि अगर फ्लैट रखा और ज्यादा जगह है तो साइड इधर उधर हो जाएगा। जो पहले बनाया उसके जगह पे वो उसको नहीं उठाएगा, किसी और कोई लेट बनाया उस मटेरियल, उस बर्गर को उठा के दे दिया होगा। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है कि जो पहला बनाया बर्गर वो वहीं का वहीं रहेगा, और उसका टेस्ट will become different. It will not become bad, but it will become different. उनका क्या है कि वो ऐसे, when you bite, it has to give that bite feeling and it has to give you a particular taste. वो कब मिलता है? बर्गर बनने के बाद 10 मिनट के अंदर वो मिल सकता है। ऐसे 10 मिनट है, 15 मिनट है, उनका हिसाब जो भी है, मैं 10 मिनट बोल रहा हूँ। If you eat the burger within 10 minutes of you making it, then you get the right texture, राइट बाइट, मतलब वो आवाज जो आता है उसको भी वो गिनते हैं, दे आर एबल टू मेजर दैट। ऐसे आवाज आना चाहिए, ऐसे फील होना चाहिए, टेक्सचर आना चाहिए मुंह के अंदर, ऐसे टेस्ट आना चाहिए और ऐसे स्वाद आना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। सो द ईटिंग इज नॉट जस्ट द टेस्ट, इट इज द स्मेल, द टेस्ट, द फीलिंग ऑन योर टंग, इन योर माउथ, एंड दैट साउंड दैट कम्स टू योर, मतलब सारे सेंसरी एक्सप्रेशन को मिलाने के लिए वो कोशिश करते हैं। उनका आइडिया है कि अगर 10 मिनट के अंदर, मैं 10 मिनट मेरा असम्पशन है, वो पता नहीं आधा घंटा भी हो सकता है, 10 मिनट, तो यू कैन नॉट लीव अ बर्गर ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर मोर देन दैट 10 और 15 मिनट्स। ओके, तो अगर वो पहला वाला बर्गर जो है उसको उठाया तभी तो मिलेगा, वो भी ट्रैक करते हैं कितने बजे उसको रखा। अगर वो ज्यादा टाइम हो जाता है, कभी वो बना के रख दिया,
कोई कस्टमर लिया नहीं उस टाइप की बर्गर को, वो जो टाइम वो 10 से 15 मिनट हो गया, शायद 10 मिनट होना था, 15 हो गया या 12 भी हो गया, उठा के फेंक देते हैं. That's how their process is. Because every single burger the person eats has to be absolutely meeting those 3 or 4 requirements that they have set for themselves. Okay, so why am I talking to you about it? In warehousing also, think about things like pharmaceuticals. दवाइयाँ हैं, दवाई में क्या है कि पहला जो आया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वहां पर होना ही चाहिए, बिकॉज एक्सपिरेशन डेट है. अगर ऐसे लाके रख दिया वेयरहाउस में इधर उधर कोने पे, और जो मटेरियल नजदीक था उसको लेके बेचते रहे, तो क्या होगा? सडनली वन डे यू विल फाइंड वन बैच व्हिच इज सिटिंग इन द कॉर्नर व्हिच इज एक्सपायर्ड. So you have to be very particular about sending what came in first to go out first. First in, first out. Okay, that's very important. So these racks with these slopes, they help you maintain first in, first out. अगर ये वाली रैक इसका साइड का दिखा रहा हूँ, ये एक साइड से ऊपर स्लोप है, जैसे हमारे पार्क में हम बच्चे थे तब वो स्लाइड में जाते थे ना, दिस इज आल्सो अ स्लाइड. इट्स नॉट एज स्टीप एज दैट स्लाइड बट दिस इज अनदर स्लाइड. तो जब इसको लोड करते हैं वो पीछे से लोड करते हैं, पैलेट में लाते हैं, पैलेट तोड़ते हैं, मतलब डीपैलेटाइज करते हैं, वहां से उठा के बॉक्स को एक के पीछे एक करके इधर डाल देते हैं. तो पहला बॉक्स से निकालेगा मटेरियल, फिर उस बॉक्स खाली हो गया, फिर ये उसको फेंकेगा तो दिस मटेरियल विल कम बैक. जैसे पहला बर्गर निकाला तो पीछे जो बर्गर थे वो स्लाइड होके आगे आगे आ जाते हैं. जैसे सिमिलरली द नेक्स्ट बॉक्स विल कम, उसमें से निकालेंगे भेजेंगे. नहीं तो जैसे ये खाली होता जा रहा है डब्बा, तो दूसरा पैलेट ओपन करके इस पे फिल कर देंगे. So that is how they will maintain a first in first out. So this helps in maintaining the first in first out without any confusion or challenge. Okay. Understand, sir? Yes, sir. बर्गर अच्छा था खाने को? हाँ जी सर, बढ़िया. Thank you. Nice. वेयरहाउस के अंदर क्या क्या करते हैं, तो वी हैव टॉक दिस अभी 2-3 सेशन से जब बात कर रहे हैं, तो ये बात हुआ है हमारा. JRN के बारे में तो बहुत कुछ बोल चुका हूं मैं. JRN बनाते हैं, पुट अवे लिस्ट बनाते हैं, तभी तो JRN हो गया. पुट अवे लिस्ट दिया तो उस पे आपका लोकेशन दिखाया, मटेरियल दिखाया, लोकेशन दिखाया, तो मटेरियल को लेके उस पर्टिकुलर लोकेशन में जाके रखते हैं हम लोग. बिन कार्ड बनता है, बिन कार्ड को या तो मैनुअल बिन कार्ड जो मटेरियल लोकेशन है, पैलेट पोजीशन दिखाया या वहां पर पूरा लोकेशन वेयरहाउस को लोकेशन दिखाया था आपको पिक्चर में, उस पोजीशन में बिन कार्ड में रख देते हैं. या बिन कार्ड या तो मैनुअल फिजिकल होता है या आपका सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, ई बिन कार्ड भी होता है डिजिटल में. रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री एंड मूवमेंट, ये फिजिकल भी रहता है एज वेल एज ऑन द सिस्टम. ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स जो किया है उसका अप्रूवल्स वगैरह वो कागज होता है. ऑडिट रिकॉर्ड रहता है. गुड्स इश्यू नोट, रिसीव नोट. अगर कोई मटेरियल वैल्यू एडेड सर्विसेज जब करते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज करते वक्त क्या होता है, आपको जब वो फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है तो उसके लिए 10 चीजें देना पड़ता है, उसको इश्यू करते हैं. वो बाहर नहीं जा रहा है तो इनवॉइस नहीं बनता है, इट इज एन इंटरनल इश्यू नोट. वो इंटरनल इश्यू नोट बन के क्या होता है कि वो वैल्यू एडेड सर्विसेज वो फर्स्ट एड बॉक्स बन जाता है, तो फिर फर्स्ट एड बॉक्स का रिसीव भी होता है. तो वेयरहाउस के अंदर ही एक छोटा सा एक इश्यू होता है, रिसीव होता है when you're doing value added services kind of a situation. और वैल्यू एडेड सर्विसेज का वो रिकॉर्ड भी होता है, क्योंकि ये फर्स्ट एड बॉक्स करते करते आपको क्या होगा कि आप एक डब्बा खोलेंगे, वो डब्बा फूटा होगा या सही नहीं होगा तो वो रिजेक्ट करना पड़ेगा. या आपका प्रोडक्शन रिकॉर्ड कितना हुआ है, कितने डब्बे बन पाए, कितना रिजेक्शन हुआ है. सो ऑल दैट काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड. आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट उसका रिकॉर्ड रखेंगे. जब ऑर्डर मिलता है तो पिक लिस्ट बनाएंगे. गुड्स इश्यू नोट होता है, पैकिंग स्लिप होता है, लोडिंग स्लिप होता है, स्टॉक ट्रांसफर नोट या इनवॉइस, दोनों में एक बनता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द मटेरियल इज हैपनिंग, राइट. तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बनता है और भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन
different. सर इंटरनल गुड इशू नोट सर कब बनता है? अभी उसी को एक्सप्लेन कर रहा था ना मैं। जब आप फर्स्ट एड बॉक्स वैल्यू एडेड सर्विसेज कर रहे हो, आपको क्या है कि आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स के लिए जो मटेरियल चाहिए, सारे मटेरियल आपके पास वेयरहाउस के अंदर आ चुका है। तो आप 100 फर्स्ट एड बॉक्स आपको असेंबली करना है, बनाना है। तो आप इश्यू करेंगे मटेरियल डब्बा, जो फर्स्ट एड बॉक्स का आउटसाइड डब्बा होता है वो डब्बा इश्यू करेंगे। फिर आप उसका वो डेटॉल इश्यू करेंगे, बैंडेड इश्यू करेंगे, ये क्या क्या नहीं है उसके अंदर जो दवाइयाँ हैं वो सारे इश्यू करेंगे। मटेरियल इश्यू करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, मटेरियल इश्यू नोट करेंगे उसको। वो किसी और को बाहर तो नहीं जा रहा है, शिपिंग तो नहीं हो रहा है। आपके एक छोटा सा एक 2 टेबल लगी हुई है या एक लाइन लगी हुई है, वहां पर उनको इश्यू कर रहे हो। वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको उठा के एक बॉक्स बना, फर्स्ट एड डब्बे खोलते हैं, उसके अंदर एक डेटॉल बॉक्स के सब करते हैं ना, वो करके उसका रिकॉर्ड करते हैं और आपके पास दे देते हैं वापस। तो आप पार्ट्स इश्यू किए और एक फर्स्ट एड बॉक्स को इन्वर्ट किए, तो सिस्टम्स के अंदर वो इन्वेंट्री एडजस्ट हो जाता है कि मैंने 10 डेटॉल और बैंडेज वगैरह इश्यू किया, अभी मैं 10 फर्स्ट एड बॉक्स मेरा अपना इन्वर्ट हो गया, रिसीव हो गया, तो दोनों मैच हो गए, तो इन्वेंट्री इससे वहां पर एडजस्ट हो जाता है। ओके सर। तो वो इंटरनल है, बाहर नहीं होता है, इसीलिए उसको इंटरनल गुड्स इश्यूड और गुड्स रिसीव्ड नोट बोलते हैं। स्टॉक ट्रांसफर नोट अपना ही ब्रांच को, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को भेजना। अगर सैमसंग अपने टीवी यहाँ पर नोएडा में रखी हुई है, उनको नागपुर भेजना है, तो एक स्टॉक ट्रांसफर नोट बना के भेज देते हैं, वो इनवॉइस नहीं बनाते हैं उसके लिए। अगर कोई कस्टमर को, कोई मतलब डीलर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजना है, तो देन दे विल मेक एन इनवॉइस। वेयरहाउसिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हम देखे थे, अभी वेयरहाउसिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? वेयरहाउसिंग कॉस्ट ब्रॉडली क्या होता है कि 33 हेड्स के अंदर वो डिवाइड होता है। हैंडलिंग कॉस्ट, वेयरहाउस में ज्यादा हैंडलिंग होता है, मटेरियल आता है, उसको अनलोड करना है, उसको जाके इधर रखना है, यहाँ से उठा के वो स्टोरेज में रखना है, फिर इन्वेंट्री के लिए उठाना है, रखना है, चेक करना है, फिर उसको जाके शिपिंग में देना है, फिर उसको जाके लोडिंग डॉक में रखना है, फिर उसको शिपिंग डॉक से वो लोड करना है। तो हैंडलिंग काफी होता है। अनलोडिंग, लोडिंग, ये तो वेयरहाउसिंग में होता ही है। मूवमेंट क्या होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, पुट अवे, पिक, इन्वेंट्री चेक, वो सब इंटरनली मूवमेंट होता रहता है, राइट। नाउ इसके लिए आपको लेबर चाहिए, इसके लिए आपको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट चाहिए। उसका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज कर रहे हो तो आपका उसका लिए या तो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है या डीजल पे चल रहा है, जो भी है, तो एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए। तो हैंडलिंग के लिए ये सारी चीजें चाहिए। स्टोरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द वेयरहाउस। अगर मैं एक 50,000 की स्क्वायर फीट रखा हूं, तो 50,000 स्क्वायर फीट का या तो वो एक खुद का है, सो आई हैव इन्वेस्टेड द मनी, तो उसका तो पैसा मुझे लेना ही लेना है, या मैं रेंटल पे लिया हूं तो उसका भी मुझे पैसा लेना है, राइट। सो ऑल ऑफ दैट is also something that we have to consider in our costing. Okay. Now, अच्छा, रेंटल स्पेस का हो गया, उसके ऊपर से आपका वेयरहाउस के अंदर रैक है,
पैलेट्स है, ओके, एंड एनी अदर फैसिलिटी जो अलग अलग स्टोरेज के लिए अलग अलग टाइप का जो मैंने दिखाया आपको, वो सारे चीजें आ जाते हैं. तो उसको अगर Sir, आप like the conveyor. conveyor, yes, or you are having the temperature control chambers. Temperature control chamber क्या है कि चेम्बर अलग से आता है, उसको खरीद के लाना पड़ता है, या चेम्बर को आपको अलग से सेट करना पड़ता है अंदर. बट देन रैक तो एक बार खरीद लिया तो है वहां पर. टेम्परेचर कंट्रोल चेम्बर क्या है कि लाके रखा, उसको तो चलाना है, उसके लिए यू नीड पावर, यू नीड गैस, यू नीड वॉट एवर इट इज. तो देयर इज ऑपरेशनल एक्सपेंस ऑल्सो. इस पे रैक में क्या है कि अगर कुछ डैमेज हो गया उसको रिपेयर करनी है, बस इतना ही मेंटेनेंस है. लेकिन उस पे क्या है कि टेम्परेचर कंट्रोल में देयर इज ऑपरेशनल एक्सपेंस ऑल्सो. देन देयर इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, स्टाफ कॉस्ट. तो ये लोडिंग अनलोडिंग क्या है कि लेबर का हो गया. लेकिन जो सुपरवाइजर, अगर आप वेयरहाउस मैनेजर हो गया एक दिन, एक बड़ा 10 लाख स्क्वायर फीट का वेयरहाउस है, उसको इसका मैनेजर बन गया, बहुत ही बड़ा काम है वो, तो आपका सैलरी वगैरह वो भी आना है ना, वो भी वेयरहाउसिंग कॉस्ट के अंदर घुसना चाहिए, नहीं तो कैसे सैलरी देंगे. अगर आप सैलरी के बिना काम करने को लिए तैयार है तो ठीक है, बट तो सैलरी तो आना चाहिए. तो स्टाफ कॉस्ट आपके जैसे मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन के आदमी होंगे, शिपिंग का मैनेजर होगा, डॉक मैनेजर होगा, ये होगा. ये लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पर जब बोलते हैं ये प्योरली लेबर है. हैंडलिंग वाले जो कॉस्ट है इस पे प्योरली लेबर है. जो स्टाफ होते हैं उनका कॉस्ट अलग एडमिनिस्ट्रेटिव में गिना जाता है. ऑफिस इक्विपमेंट, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो ऑफिस इक्विपमेंट की जरूरत तो है ही है. इट इज या कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन, जेरॉक्स मशीन, सब कुछ. ये क्या बोलते हैं उसको, देन योर यूटिलिटीज है, पावर, वाटर. अगर एक क्या बोलते हैं उसको, डॉक लेवलर है, उसको चलाने के लिए पावर चाहिए. योर लाइट्स, योर फैंस, योर एयर कंडीशनर्स, योर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट. ओके, इनफैक्ट यहाँ पर ये भी आएगा कि आपका फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, इधर आ गया, या इधर भी दे सकते हैं आप वो क्या बोलते हैं एक्सटिंग्विशर्स वगैरह, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. Don't say that only these are there. Money has said only this, so only this much I will take. I've given you the normal things. Depending on your location, there could be more or less, whatever it is. But handling, storage, administrative expenses करके हर तरह का warehouse एक चल रहा है, तो उसका पूरा expense को हमें अंदर लाना पड़ेगा. And we have to be able to calculate कि all of this put together, typically एक pallet position के लिए ऐसे charge तो ऐसे करते हैं. या तो बोलते हैं कि रेंटल का मतलब पैलेट पोजीशन के लिए आई विल गिव यू 10 रुपीज पर डे, एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी आई विल गिव यू 2 रुपीज पर डे. सो डिपेंड द कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग डिफर्स. So these are all live codes, okay? I mean, somewhere what has come from some people to somebody else. I'm giving some examples of this. All given to some company, some big logistics company is given a quote to some company. Okay. तो देखो क्या क्या देते हैं उसके अंदर. रेंटल एंड उसके साथ में जो ब्रोकरेज है वगैरह वगैरह मिला के उसका पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट लेते हैं 15 रुपया 90 पैसा. ओके, तो ये क्या है कि 20,000 स्क्वायर फीट की लोकेशन है. तो रेंटल एंड एलिड कॉस्ट इज 1590. कॉस्ट टोटल कितना है, ये इतना है. मैन पावर एंड सिक्योरिटी, ओके, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी है, यूटिलिटीज एंड फैसिलिटीज, कंज्यूमेबल्स, कम्युनिकेशन कॉस्ट, फाइनेंस एंड ओवरहेड कॉस्ट, मैनेजमेंट फी. तो जो हम पहले स्लाइड पे बात किए थे, तो मैन पावर एंड सिक्योरिटी कॉस्ट इनका क्या है कि पूरा वो जो हैंडलिंग का इसका उसको पूरा इसमें मिला दिया उन्होंने, और पर स्क्वायर फीट के रेट पे उनको लाके कर दिया है. अब अगर 20,000 ले रहे हो तो मुझे पर स्क्वायर फीट का इतना दे दो. इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया आपका, रैक्स हो गया, मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गया, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हो गया, जो कुछ भी, या टेम्परेचर कंट्रोल चेम्बर हो गया, जो भी है, ठीक है. यूटिलिटीज एंड फैसिलिटीज चार्जेस,
जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, वो सारे चीजें हैं, उसके लिए चार्जेस है। कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल क्या क्या होता है? कंज्यूमेबल तो पेपर होते हैं, और क्या नहीं होता है, मतलब कहीं तेल लगता है, कुछ यूज हो जाता है, ऑल दोस थिंग्स कम अंडर द कंज्यूमेबल। वाइपिंग क्लॉथ, क्लीनिंग क्लॉथ, ऑल ऑफ दिस आर कंज्यूमेबल मटेरियल। कम्युनिकेशन कॉस्ट, हाँ, किसी को वहां पर कोई फोन का सेटअप है या कुछ अगर फैक्स का सेटअप करना पड़ता है, उसके लिए कुछ लेना है तो वो लेते हैं। फाइनेंस एंड ओवरहेड कॉस्ट, ये क्या है कि फाइनेंस एंड ओवरहेड्स, फाइनेंस प्राइमरली क्या है, वो अपना पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसका रेंटल तो ले लिया, बट ये सारी चीजें कुछ करने के लिए कुछ बैंक से लोन लिया, ये किया वो किया, और क्रेडिट टाइम होता है पेमेंट के लिए, उसके लिए फाइनेंस चार्जेस ले लेते हैं, फाइनेंस कॉस्ट हो गया। फिर उसके ऊपर मैनेजमेंट फी है। तो क्या है कि कोई कंपनियां ऐसे हैं कि देर आर पीपल हु आर वर्किंग इन दैट लोकेशन, उनका तो मैन पावर सिक्योरिटी वगैरह तो इधर ले लिए। वो बड़ा बड़ा कंपनियां होते हैं ना, लाइक जैसे टीवीएस लॉजिस्टिक्स है, जैसे आपका महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, इनका क्या है कि हेड ऑफिस करके एक चीज रहता है। टीवीएस का तो चेन्नई में है, महिंद्रा का तो मुंबई में है। इफ यू लुक एट इट, वहां पर एक एमडी बैठता है, चेयरमैन बैठता है, और ये वाला वो वाला, मतलब जनरल मैनेजर, ये मैनेजर वो मैनेजर वगैरह, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उनका पैसा कहाँ से आएगा? उनका भी पैसा चाहिए ना। अगर वो लोग नहीं है तो ये जो वेयर हाउस है वो भी चलेगा नहीं। तो उसके भी क्या है कि निकाल देते हैं अलग से। तो ये सारे मिला के 20,000 स्क्वायर फीट का आपका एक महीने का 8 लाख। तो पर मतलब उसका अगर स्क्वायर फुटेज में देखे तो 41 रुपीज 40 पैसा पर स्क्वायर फीट है। There are some more examples. We'll look at that before we start discussing. वो पहले जो देखे थे वो एक टाइप का कोड था। This is also for the similar warehouse but from a different logistics company. इसमें ये क्या किया है देखो, वो बोलता है कि मैं 20,000 स्क्वायर फीट ले रहा हूँ, लेकिन मेरा 14 रुपये का स्क्वायर फीट एट द कॉस्ट ऑफ 12 रुपये। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, उसके ऊपर से वो अलग से चार्ज कर दिया है, ब्रोकरेज अलग से चार्ज कर दिया है। वहां पर क्या क्या था, पूरा मिला के उन्होंने एक नंबर दे दिए थे, इन्होंने उसको ब्रेकअप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देन मैन पावर कॉस्ट इन्होंने यहाँ पर पूरा अलग कर दिया। वेयरहाउस इंचार्ज का कितना दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को कितना, HR एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ओके, ये DEO आई डोंट नो हू दैट इज, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, पिकर हेल्पर कितने लोग, 10 लोग होंगे, उनको हर आदमी का 10,000 का है, महीने का इतना है। हाउस दिख रहा है क्या स्लाइड? यस सर। सिक्योरिटी गार्ड कितने होंगे, तो वो बांट दिया पूरा, मतलब उला गुला बोलता है कि मेरा ऐसे पैसा जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो देख लो आप, आगे जो बात करना है बात करो। इनका सिस्टम, ये जो भी कोटेशन दिया है दूसरा कंपनी, दिस इज लाइव एग्जांपल ना, दिस इज नॉट समथिंग मैंने ऐसे बनाया उसको, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे था वहां से कॉपी करके इधर डाला रखा। एंड दीज आर ऑल बिग लॉजिस्टिक्स कंपनीज, नॉट सम छोटा मोटा लोकल फेलोज। क्या अभी ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। पहले कोड में क्या है कि ये सारे इकट्ठा किया, बोला कि महीने का मुझे 10,000 दे दो या 20,000 दे दो, जो भी दे। ये क्या करता है, बोलता है कि देखो मैं चेयर खरीद रहा हूँ या चेयर ले है मेरा, उसका भी खर्चा डाल दिया अलग से, इमरजेंसी लाइट, पेडेस्टल फैन, CCTV, UPS, वाटर कूलर, चल डाल सब कुछ। ओके, हर चीज अलग अलग। सच बात है, कोई गलती नहीं है इन्होंने जो करा है। वो बोलता है कि मैं वेरी वेरी ट्रांसपेरेंटली मैं जो करने वाला हूँ, जो रखने वाला हूँ, पूरा आपको दिखा देता हूँ, उसका कॉस्ट दिखा देता हूँ, ये तो आपको देना ही है, क्योंकि वेयरहाउस आपके लिए मैं चलाने वाला हूँ, आपको ये पैसा देना है। पूरा डाल दिया, ठा 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 ठा, लिख देखो, फोटोन नेट डोंगल, वहां पर उस कोड पे क्या दिया था, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। वो भी गलत नहीं है। मेरा क्या जाता है, मैं इतने सारे क्या देखना है मुझे, कि देखना है कि यार मेरा वेयरहाउस का नेट कितना पड़ता है, 41 रुपीज पर स्क्वायर फीट महीने का, मेरा 8,28,000 जाने का है, मेरा बजट है उसको 7,50,000 का, 7.5 लाख में मुझे करना था।
चलो तो इसमें से क्या करो, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है कि, तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट अप्रोच इट, ईच पर्सन अप्रोचेस इट डिफरेंटली। हैंड पैलेट ट्रॉली एक ले लिया इसने, ब्रॉडबैंड भी है, इम्प्लीमेंटेशन का जो भी है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि मैं कुछ और चीजें ले रहा हूँ, रेंटल में ले सकता है। तो इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो अगर मुझे फोर्कलिफ्ट लेना है रेंटल में लूंगा, अगर लूंगा तो इस 60,000 रुपया है। अभी मैंने कंसिडर नहीं किया है इलेक्ट्रिक स्टैकर, बैटरी ऑपरेटेड बैटरी पैलेट ट्रक, पैलेट्स वगैरह, मैं कुछ भी नहीं कंसिडर किया। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पैलेट यूज नहीं कर रहे हैं, समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नोट। लेकिन ये क्या है कि वो लिखा है कि मैं डीजी मुझे लेना है, एक जनरेटर, डीजल जनरेटर लेना है 7.5 किलोवाट का, उसका रेंटल महीने का 15,000 है, तो वो डाल। तो ये घूम फिर के उसका, और हाँ ये खत्म नहीं हुआ, सॉरी, I don't know, maybe I have taken the same quote, that was a summary and this is the breakup. Just let, yeah, मैंने क्या किया, it is the same quote, sorry, my mistake, it's not from two separate companies, it is the same quote. I've given, this one is the summary, this whole thing is a summary sheet, 8,28,063, and they also given me a breakup, what each of those things are. Okay, my mistake to have said that they are two different ones. Utilities में क्या क्या है, staff consumable में क्या क्या जा रहा है उसके अंदर. Okay, so they've done all those things and given a quote. The point about it is, unless you consider all these things, put all the numbers there and then talk about it, it will not work out for you. You can't, you have to figure out how much you have to quote for a particular warehouse. What is the next one? So this is just an example for you. Anybody has done this kind of a job before, warehousing में चला काम किया हुआ है? जैसे अभी नवीन कुछ बता रहे थे कि he has done some work, we can ask him to share some experience. Sir, I have never worked, but I go through a NGO called that Akshay Patra Foundation NGO. Yes, means they are basically deals in, means they are not dealing, they are providing midday meals to the I understand. There I have seen how they are managing their inventory, means their vegetables, rice, then the dal, means pulses, and different type of inventories, means how they are giving the order and how they are managing, and they have a huge kitchen, means they are making food for almost 1 lakh students per day in that kitchen. ये कहाँ पर है? Sir, Odisha में है ना? Yes, oh yeah. That's my goodness, mind blowing. Yes, sir. They are even providing midday meals to the unorganized sector laborers, means in only rupees 5 Unbelievable. उनका operations देखा ना, देखो एक तरफ से आप प्रोफेशनली आप लोग उसको देखेंगे ना, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना कॉम्प्लिकेटेड। एक दिन, हर दिन उनको 1 लाख लोगों का 3 बार खाना खिलाते हैं ना, ऐसे कुछ है ना शेख? 2 बार सर, मॉर्निंग एंड लंच. My goodness God, what a great thing they are doing, and what a complicated thing. It is so difficult. And they are only charging 5 for the students, that is free, and for the laborers or the unorganized sector, they only charge 5 rupees for their. उसका एक वीडियो भी है ना शेख? यस, आहार केंद्र बोल के नाम है उसका, आहार केंद्र. आप अगर गूगल पे सर्च कर, यूट्यूब पे सर्च करोगे, यू कैन गेट दैट. इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, एक्चुअली इट इज फंडेड बाय द ओडिशा गवर्नमेंट. तो आप एक काम कर सकते हो, लोग एक्चुअली आप देख सकते हो आहार केंद्र, दैट वीडियो आई हैव सीन इट, सो दैट्स व्हाई आई नो. सो प्लीज टेक अ लुक एट इट बोथ एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत उसके साथ देखो. ऑल्सो लुक एट इट वंस अगेन एज अ प्रोफेशनल, कि इसके अंदर कितने लॉजिस्टिक्स है, क्या क्या है. दोनों उसके अंदर दोनों सीखने का बहुत कुछ है. इंसानियत सीखने का तो बहुत है उसमें,
एज अ प्रोफेशनल अभी जो हम सीख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसका कैसे यहाँ पर कैसे हम, अगर कोई काम कर रहा था वो कैसे करेगा, क्या करेगा, वो सोचने का भी बहुत है, ठीक है। बट गुड, थैंक्स फॉर दैट एग्जांपल, दैट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक। उनका किचन तो सर बहुत बड़ा है, मतलब मैं एक बार फर्स्ट टाइम के लिए जब देखा मैं स्टनिंग रह गया पूरा, मतलब उनका मैनेजिंग जो करते हैं, मतलब हमारा रूम जितना बड़ा उनका, बस वो जिसमें बनाते नहीं चावल, हाँ हाँ, आई नो आई नो। उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता एक्चुअली, उसको क्या बोलते हैं, वो डब्बा टाइप का पूरा रखे हैं, उसमें राइस बनाते हैं पूरा। चलो, लेट अस डिस्कस दैट मे बी वन ऑफ द सेशंस इन द नेक्स्ट कपल ऑफ सेशंस में जी सर। करेंगे। आप कोई बाकी लोग भी अगर 4-5 लोग उस वीडियो देखे, उसमें से आपको क्या दिखा, इंसानियत के हिसाब से या प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से? जो वीडियो where is video, it is on YouTube. It's on Yes YouTube. sir, in YouTube just search Ahar Kendra in Odisha, you can got that video. Okay. I want to close warehouse today. We have 4 minutes to go, so let's try. Warehouse layout design में we have to increase the efficiency, customer expectation, budget considerations, you effectively use space available, safety, security देखना है, and not to forget statutory and regulatory requirements काफी कुछ होते हैं, okay, mostly from the safety standpoint. And if you're depending on the material you're storing, अगर hazardous material है या कुछ special material store कर रहे हो, chemicals वगैरह, उसके लिए you have to take care of it in the right manner, okay. Fast accessibility, space and throughput. So one thing we should remember is that अगर warehouse है, warehouse के अंदर सामान जो रनिंग सामान होता है, ओके, उसको कैसे रखना है। हर जगह पे कैसे भी जगह मिला वहां पर रख दिया सामान, तो जब पिक करते हो उसको रखने के लिए ऐसे घूम के जाएंगे जैसे दिखाए यहाँ पर फर्स्ट साइड में, और पिक करने के लिए भी हर बार ऐसे घूमते रहेंगे। लेकिन उसका थोड़ा एनालिसिस करके देन इफ यू आर एबल टू डिसाइड कि मेरा ये जो है, मेरे पास हमेशा ये पैरेटो का जो प्रिंसिपल काम करता है, पैरेटो प्रिंसिपल जानते हो, 80-20 रूल। टिपिकली क्या होता है कि 20% ऑफ द कंपोनेंट्स मटेरियल जो होता है उसका ऑर्डर आता है 80% ऑफ द टाइम। जो भी कोई भी सिचुएशन में वो 80-20 अप्लाई हो जाता है। तो क्या है कि इफ यू आर एबल टू कीप द मटेरियल्स व्हिच आर मूविंग फास्ट, इसका फास्ट मूविंग मटेरियल बोलते हैं, if you're able to keep it near your docks, okay, then every time you don't have to run. जो मटेरियल पीछे है उसको निकालने के लिए तो जाना ही जाना है, लेकिन अगर वो कभी कभी उसका ऑर्डर आता है तो जो मटेरियल कभी कभी आता है मटेरियल, उसका ऑर्डर, उसको अंदर रख दो। मटेरियल रिसीव किया, सीधा अंदर जाके रख दिया, भूल गया, जब ऑर्डर आता है उसको जब जाके निकालेंगे। लेकिन ये वाले मटेरियल जो है वो आता है जाता रहता है, सो यू विल कीप दैट मटेरियल नियर बाय, ओके। जैसे मेडिकल शॉप के बारे में बात किए थे ना, वो क्रोसिन का कभी वो पीछे वो ड्रैक में अंदर नहीं रखता है, वो बैंडेड चाहे तो उसके अपने ड्रॉर पे ही रखता है, उठा के दे देता है, क्रोसिन मांगो इधर दूसरे ड्रॉर से। ऐसे ये जो चीजें हैं जो बहुत जल्दी जाते हैं, सेल ज्यादा होता है, उसको तो नजदीक रखते हैं, लेते हैं वहीं पर रखते हैं, दे देते हैं। जो नॉर्मल ऑर्डर्स आते हैं, कोई कभी आता है कुछ मटेरियल लगा, वो तो कहीं पीछे रखता है या ऊपर कहीं रखता है, जाके लेके आता है ऊपर से चढ़ के। केमिकल शॉप में भी सेम सिंपल प्रिंसिपल है ना वेयरहाउस आल्सो, जो कभी नॉट टू मच बट इन मीडियम स्पीड में जाते हैं तो उसको बीच में रखते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू फॉलो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अ वेयरहाउस लेआउट। और ये हायरार्की टिपिकली आपका ऐसे होता है, और उसके अंदर यार वेयरहाउस नहीं बोलूंगा, ये एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का ही बोलूंगा। ये वेयरहाउस असिस्टेंट, वेयरहाउस वर्कर, पिकर वगैरह वगैरह एंट्री लेवल पे होते हैं। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो मशीन ऑपरेटर है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, वेयरहाउस एसोसिएट होता है, ये सारे चीजें ऐसे लेवल पे होते हैं। वेयरहाउस मैनेजर है, लीड, वाइस प्रेसिडेंट, वेयरहाउस ऑपरेशंस, रीजनल हेड आते हैं,